देख बेटा, लास्ट क्लास का टॉपिक था बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें आपको मैंने यही टॉपिक समझाए थे बेटा, ध्यान से समझना। इट्स अ सिंबल फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पैरेलल लाइंस होंगी, नॉट पैरेलल, सारी पैरेलल है बेटा। ये कौन सा बेटा प्लस प्लस, ये कौन सा बेटा माइनस। टॉपिक था बेटा जिसके अंदर क्या रखे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उस डाइपोल का बिहेवियर क्या होगा, वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, दैट्स अ क्वेश्चन। मैं ब्रीफ व्यू समझा रहा हूँ ताकि आपको आ जाए। हम इसी के क्वेश्चंस करेंगे। मैंने क्या लिया, डाइपोल। डाइपोल में डेट्स अ माइनस ऑफ क्यू और डेट्स अ प्लस ऑफ क्यू। लंबाई कितना मानेगा, ट्वाइस ऑफ ए, और डेट्स अ पॉइंट ऑफ ए और डेट्स अ पॉइंट ऑफ बी। तो मैंने कहा था बेटा डाइपोल मान लो, डाइपोल का नाम क्या रखो, ए बी, और लंबाई कितना मानो, ट्वाइस ऑफ ए, और वो कहाँ रखा है, इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर मैंने कहा था बेटा अगर किसी भी चार्ज को कहाँ रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ये भी फोर्स फील करेगा और ये भी फोर्स फील करेगा। तो कितना फोर्स फील करेगा और किस तरफ को करेगा, प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होगा तो इस तरफ को फोर्स फील करेगा, और कितना करेगा, प्लस ऑफ क्यू ई। और ये माइनस वाला है, इस तरफ को फोर्स फील करेगा और कितना करेगा बेटा, माइनस ऑफ क्यू ई। तो आपको खूब डीप समझाया था कि अगर किसी भी चार्ज को कहाँ रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो चार्ज फोर्स फील करेगा, तो ये भी फोर्स फील करेगा और ये भी फोर्स फील करेगा। और दोनों फोर्स कैसी होंगी, इक्वल इन द मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इस तरीके से बेटा, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, एक आदमी इसको इस तरफ खींचे और एक आदमी इसको इस तरफ खींचे, तो द डाइपोल विल स्टार्ट टू रोटेट। मेरे ख्याल से लास्ट क्लास का याद आ गया होगा, तो सारा सम अप कर दो कि अगर किसी भी डाइपोल को कहाँ रखें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उस वाले डाइपोल के दोनों चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं, तो बेटा ये भी फोर्स फील करेगा और ये भी फोर्स फील करेगा। और दोनों फोर्स कैसी होंगी, इक्वल एंड अपोजिट। और दोनों फोर्स अगर इक्वल इन द मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो डाइपोल घूमेगा, और डाइपोल घूमेगा तो टॉर्क पैदा होगा। और सॉरी, टॉर्क को निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में ड्राइव कराया था बेटा, डेट्स अ पीई और डेट्स अ साइन थीटा। याद आ गया होगा। यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन, रटना नहीं बेटा, बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर से रटना मान लो, अगर हम डाइपोल को कहाँ रखें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इसके दोनों चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो ये भी फोर्स फील करेगा और ये भी फोर्स फील करेगा। और दोनों फोर्स कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। तो डाइपोल घूमेगा, और अगर डाइपोल रोटेट करेगा, डाइपोल घूमेगा, तो टॉर्क पैदा होगा। एंड द फॉर्मूला फॉर टॉर्क इज पीई साइन थीटा। इसका मतलब बेटा थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि डेट्स द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस, और डेट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम नेगेटिव से पॉजिटिव। फिर आपको समझाया था कि जो टॉर्क है इट विल डिपेंड्स ओनली ऑन द फैक्टर ऑफ साइन थीटा। यानी कि बेटा अगर डाइपोल घूमेगा तो सिर्फ क्या चेंज होगा, एंगल। क्या चेंज होगा बेटा, एंगल। यानी कि ये एंगल वेरी करेगा, एंगल चेंज होगा। मेरे ख्याल से आ गया होगा। अगर एंगल चेंज होगा तो साइन थीटा का पूरा वैल्यू चेंज होगा हर एंगल पे। इट मींस द टॉर्क विल डिपेंड्स ओनली ऑन द फैक्टर ऑफ साइन थीटा। यानी अगर साइन थीटा मैक्सिमम तो टॉर्क मैक्सिमम, और साइन थीटा मिनिमम तो टॉर्क भी मिनिमम। अगला वर्ड था बेटा कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, तो याद करो साइन थीटा मैक्सिमम तो टॉर्क मैक्सिमम, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 था, और वो +1 तब होगा व्हेन द एंगल इज 90 डिग्री बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। या आसान सी भाषा में, when the dipole is placed perpendicular to the uniform electric field, then the torque is maximum. और टॉर्क मिनिमम कब होगा, when the sin theta is minimum, और sin theta का मिनिमम वैल्यू 0 होता है। और 0 कब आता है, when the angle is 0 डिग्री या 180 डिग्री। sin 0 भी 0 होता है और sin 180 भी 0 होता है। तो आसान सी भाषा में क्या करेगा, when the dipole will align parallel, then the torque is minimum, और when the dipole will align anti-parallel, then the torque is also minimum. आज हम इससे आगे आगे बेटा पार्ट को प्रोसीड करने जा रहे हैं। आज की क्लास का टॉपिक है, सेम टॉपिक चल रहा है, पर उसके क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे। पहला क्वेश्चन, अगर हम डाइपोल कहाँ रखें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो दो फोर्स लगेंगी और दोनों कैसे होंगी, इक्वल एंड अपोजिट। तो डाइपोल घूमेगा, और अगर डाइपोल घूमेगा तो एग्जाम में टीचर क्वेश्चन पूछेगा, अगर डाइपोल घूमेगा तो क्या वो ऐसे पूरा घूमेगा या कहीं पहुंच के रुक जाएगा। क्वेश्चन फिर समझ लो, डाइपोल कहाँ रखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो डाइपोल घूमेगा। अब अगर डाइपोल घूमेगा तो ऐसे पूरा घूमेगा या कहीं पहुंच के रुक जाएगा, दैट्स अ क्वेश्चन। तो देखो बेटा, अगर डाइपोल को कहाँ रखें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इट विल रोटेट ओनली फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल। फिर समझो, ओनली फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल। तो क्वेश्चन है सर व्हाट्स द स्टेबल और व्हाट्स द अनस्टेबल। तो इस लाइन को समझा रहा हूं। देखो बेटा, द इलेक्ट्रिक डाइपोल
will rotate, the electric dipole will rotate from unstable टू स्टेबल। फिर से समझ जाओ, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो कहाँ रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो घूमेगा और कहां से कहां तक घूमेगा, ओनली फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल। वो कभी भी ऐसे गोल गोल पूरा नहीं घूमेगा बेटा, जब वो स्टेबल हो जाएगा तो घूमना बंद कर देगा। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि सर व्हाट्स द अनस्टेबल और व्हाट्स द स्टेबल, तो ये आपको और समझना है। देखिए एक बार, अगर हम इस पार्ट को और सॉल्व करें, सपोज करें दैट्स द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कंफर्म दैट्स अ प्लस प्लस और दैट्स अ माइनस। और क्वेश्चन ये है कि डाइपोल पूरा घूमेगा या कहीं पहुंच के रुक जाएगा। तो खुद दिमाग में लगाओ कि ये डाइपोल है और ये घूम रहा है। अगर ये घूमते घूमते ऐसे हो गया, जैसे मैं इसको बना रहा हूँ इस तरीके से, अगर ये डाइपोल ऐसे हो जाए इस तरीके से घूमते घूमते, दैट्स अ माइनस ऑफ क्यू और दैट्स अ प्लस ऑफ क्यू, दैट्स अ ए और दैट्स द बी, और लंबाई वही है, दैट्स अ ट्वाइस ऑफ ए। अगर डाइपोल घूमते घूमते इस पोजीशन में आ जाए, दैट्स कॉल्ड स्टेबल। कौन सा बेटा, स्टेबल बोले तो मतलब इसके आगे रोटेट नहीं करेगा। क्यों, सोचो, अगर डाइपोल कहां रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो घूमेगा कहां से कहां, ओनली फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल। तो क्वेश्चन है सर व्हाट्स द स्टेबल और व्हाट्स द अनस्टेबल। तो स्टेबल का मतलब है डाइपोल ऐसे हो जाए। अब तुम प्रैक्टिकली सोचो अपने आप, इस वाले माइनस को ये प्लस वाला पकड़ के खींचेगा और इस वाले प्लस को ये माइनस वाला पकड़ के खींचेगा। जैसे मेरे हाथ में कोई ऐसी चीज है, एक आदमी इसको इस तरफ खींचे और एक आदमी इसको इस तरफ खींचे, तो ये ऐसे लेफ्ट राइट तो कर सकता है पर ये रोटेट नहीं कर सकता, रोटेट नहीं कर पाएगा। दैट्स कॉल्ड स्टेबल। फिर समझ लो, एक आदमी इसको इस तरफ को खींचे और एक आदमी इसको इस तरफ को खींचे, तो ये कम ज्यादा, तो इधर का फोर्स ज्यादा होगा तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ का ज्यादा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे से कर सकता है पर ये रोटेट नहीं कर सकता। खुद देखें, दैट्स कॉल्ड स्टेबल। दैट्स कॉल्ड क्या बेटा, स्टेबल। तो इसका आंसर क्या बोलेगा, आंसर क्या बोलेगा बेटा, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर समझें, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बनाते हुए देखो, और दैट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपसे कोई पूछ ले कि वो स्टेबल कब होगा, तो आप इसका आंसर क्या देंगे, व्हेन द डाइपोल, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके 3-4 आंसर बताऊंगा, लास्ट में आसान वाला बताऊंगा। When the direction of electric field is same as the direction of electric dipole। बिल्कुल रट जाओ उस टॉपिक को। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसकी डाइपोल की डायरेक्शन के सेम हो जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, मतलब घूमना बंद कर देगा। तो मेरे दिमाग में ऐसा कोई और अच्छा सा आंसर बोलो। अगर इनका डायरेक्शन सेम है तो मैं वर्ड यूज करूंगा सर, एंगल इज 0 डिग्री। Angle is 0 degree between the direction of electric field and the direction of electric dipole। तो याद है सर, कुछ और आसान सी भाषा बोलो। तो देख बेटा, 0 डिग्री यानी कि पैरेलल, तो आसान सी भाषा में क्या बोलेंगे, when the dipole will align parallel। कैसा बेटा, parallel to the uniform electric field। फिर समझो, when the dipole will align parallel to the uniform electric field, then called stable। then called क्या बेटा, stable equilibrium। रट जाओ बिल्कुल, stable equilibrium मतलब हम लाख कोशिश कर लें ये आगे रोटेट नहीं करेगा। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि डाइपोल अगर कहाँ रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसमें 2 फोर्स लगेंगे, दोनों कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट, तो वो घूमेगा। तो क्वेश्चन क्या है, वो पूरा घूमेगा नहीं, इट विल रोटेट ओनली फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल, मतलब यहां से घूमेगा और यहां तक घूमेगा। तो स्टेबल का मतलब कोई पूछेगी सर स्टेबल कब होगा, तो आप बोलेंगे सर जब डाइपोल विल अलाइन पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखिए बेटा, नाउ द क्वेश्चन इज सर व्हाट्स द अनस्टेबल। इसको समझिए, अनस्टेबल का मतलब बेटा, दैट्स द सिंबल फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लॉजिकल सेम आंसर रिपीट करेंगे, दैट्स द प्लस और दैट्स द माइनस। अब इसमें क्या रखा है, डाइपोल। अब वो डाइपोल तो घूमेगा और कहां से कहां तक घूमेगा, दैट्स द अनस्टेबल, मतलब यहां पे घूम रहा है। तो प्रैक्टिकली सोचें, दैट्स द प्लस ऑफ क्यू और दैट्स द माइनस ऑफ क्यू। इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा अनस्टेबल। समझो कैसे, इस वाली कंडीशन में दैट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल और दैट्स द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको साफ दिख क्या होगा कि यहाँ पे पैरेलल है और यहाँ पे एंटी पैरेलल, मतलब ये प्लस वाले को रैपल करेगा और माइनस वाले को रैपल करेगा। अगर किसी चीज को हम इस साइड से भी दबाएं और इस साइड से भी दबाएं तो वो चीज क्या करेगी, ऐसे हो जाएगी, मतलब ऐसे है
आपने यहाँ से भी प्रेस करा और यहाँ से भी प्रेस करा, तो आफ्टर सम टाइम बॉडी ऐसे हो जाएगी, व्हेन इट विल स्टार्ट टू रोटेट, तो दैट्स कॉल्ड अनस्टेबल। तो इसका फर्स्ट आंसर क्या बोलेगा, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल देन अनस्टेबल, या फिर द एंगल इज 180 डिग्री बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये भी बोल सकते हैं, या फिर व्हेन द डाइपोल विल अलाइन कैसा, पैरेलल या एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, व्हेन द डाइपोल विल अलाइन एंटी पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसका आंसर आसान सी भाषा में पैरेलल और इसका आंसर आसान सी भाषा में एंटी पैरेलल, यानी कि बेटा 180 डिग्री। इससे ऊपर एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, आपको भी और समझाएंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल विल रोटेट ओनली फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल, तो इतना डीप जाके पढ़ने की नीड नहीं होती 12वीं क्लास में। आपसे बोले कि स्टेबल अनस्टेबल, स्टेबल का मतलब समझो कि रुका हुआ है, और स्टेबल तब होगा व्हेन द डाइपोल विल अलाइन पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और अनस्टेबल कब होगा व्हेन अलाइन एंटी पैरेलल टू द यूनिफॉर्म। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इज द डाइपोल इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें क्वेश्चन पूछा कि डाइपोल कहाँ रखा है बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसके पास ट्रांसलेशनल मोशन होगा, रोटेशनल मोशन होगा, या दोनों होंगे। क्वेश्चन फिर समझ लो, क्वेश्चन ये आएगा तो मत करना। डाइपोल कहाँ रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो जो डाइपोल है उसके पास जो मोशन होगा वो ट्रांसलेशनल होगा, रोटेशनल होगा, या दोनों होंगे, दैट्स द क्वेश्चन। तो हमारे दिमाग में एक वर्ड चल रहा है कि हम इसके आंसर के बारे में सोचें, दैट्स द सिंबल फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें जो क्वेश्चन बनाया इसमें क्या रखा, डाइपोल, दैट्स अ माइनस ऑफ क्यू और दैट्स अ प्लस ऑफ क्यू, और लंबाई वही मानेगा ट्वाइस ऑफ ए, दैट्स अ ए और दैट्स अ बी। अब सोचो इसका आंसर क्वेश्चन का कि डाइपोल का रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इसके बाद ट्रांसलेशनल मोशन होगा, रोटेशनल मोशन होगा, या दोनों होंगे। तो मेरे दिमाग में आया कि सर डाइपोल का रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ये चार्ज भी फोर्स फील करेगा और ये चार्ज भी फोर्स फील करेगा। तो आपने दिमाग लगाया सर दोनों चार्ज फोर्स फील करेंगे, तो फोर्स ऑफ ए दैट्स अ माइनस ऑफ क्यूई एंड द फोर्स ऑफ बी दैट्स अ प्लस ऑफ क्यूई। बड़ा दिमाग लगा सोचना कि दोनों चार्ज का रखें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ए वाला भी फोर्स फील करेगा और बी वाला भी फोर्स फील करेगा। अब देखिए बेटा, अब डाइपोल है तो जो चार्ज का मैग्नीट्यूड ये है वही चार्ज का मैग्नीट्यूड ये है, यानी कि बेटा जो चार्ज ये है अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, क्योंकि दैट्स द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट्स कौन सा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब माइनस का क्यूई पूरे प्लस क्यूई के बराबर है। अब अगर हम फाइंड करते हैं नेट फोर्स, तो अगर नेट फोर्स निकालेगा बेटा तो माइनस ऑफ क्यूई और दैट्स प्लस ऑफ क्यूई, सो द नेट फोर्स इज 0, यानी इसके पास कोई नेट फोर्स नहीं है, नेट फोर्स नहीं है। अगर नेट फोर्स नहीं है तो नो ट्रांसलेशनल मोशन, नो ट्रांसलेशन मोशन, क्योंकि 11वीं क्लास का कॉन्सेप्ट है अगर बॉडी चलती है, अगर कोई बॉडी चल रहा है तो हैव द ट्रांसलेशन मोशन, और वही बॉडी अगर घूम रहा है तो हैव द रोटेशन मोशन। फिर समझ लो, अगर बॉडी चल रहा है तो दैट्स अ ट्रांसलेशन मोशन, और बॉडी घूम रहा है दैट्स अ रोटेशन मोशन, और ट्रांसलेशन मोशन इज पॉसिबल ओनली बाय द फोर्स, ओनली बाय द फोर्स, और रोटेशन मोशन इज पॉसिबल ओनली बाय द टॉर्क। फिर समझिए क्वेश्चन, दिमाग लगाओ, रटो नहीं। क्वेश्चन है कि डाइपोल का रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसके पास ट्रांसलेशनल मोशन होगा, रोटेशनल मोशन होगा, या दोनों मोशन होगी। तो सोचो अपने आप कि डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा तो क्यू का वैल्यू क्यू के बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ई का वैल्यू के बराबर, तो पूरा का पूरा माइनस क्यू पूरे के पूरे प्लस क्यू के बराबर, तो नेट फोर्स क्या बन जाएगा 0। अगर फोर्स ही नहीं है, कोई फोर्स नहीं होगा, तो नो ट्रांसलेशन मोशन, इट हैव ओनली, इट हैव क्या बेटा, ओनली द रोटेशन मोशन। अब देखिए बेटा, इसी पार्ट को अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं तो इसी बारे डाइपोल को हम कहाँ रखें बेटा, इन द नॉन यूनिफॉर्म, क्या बेटा, इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके पास ट्रांसलेशन मोशन होगा, रोटेशन मोशन होगा, या बोथ, या फिर दोनों होंगे। एग्जांपल का क्वेश्चन है, ढंग से समझना। इस बार कहाँ रखा है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो प्रैक्टिकली सोचो बेटा, दैट्स अ सिंबल ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें अगर आपने डाइपोल को रखा दैट्स अ माइनस ऑफ क्यू, दैट्स अ प्लस ऑफ क्यू। इस बार कहां प्लेस करा बेटा, इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो फोर्स ये भी फील करेगा और फोर्स ये भी फील करेगा, तो बताएं ए वाला कितना फोर्स फील करेगा बेटा, माइनस ऑफ क्यूई, और बी वाला कितना फोर्स फील करेगा, प्लस ऑफ क्यूई। अब लगाओ अपनी अपनी बुद्धि को, सोचो।
इस बार कहां पे रखा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो Q का वैल्यू तो Q के बराबर है, पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के बराबर नहीं है, क्योंकि ये कौन सा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह सेम नहीं है। तो इस E का वैल्यू इस E के बराबर नहीं होगा, और इस E का वैल्यू इस E के बराबर नहीं होगा, और हम क्या फाइंड करें, नेट फोर्स। तो Q Q के बराबर है, पर E के बराबर नहीं है, तो ये कटेगा नहीं। इसको सॉल्व करने पे कुछ तो आएगा, थोड़ा बहुत आए पर कुछ तो आएगा, पूरा वैल्यू कटेगा नहीं। तो इसके पास कुछ नेट फोर्स होगा, और कुछ नेट फोर्स होगा तो डेफिनेटली हैव द ट्रांसलेशन मोशन एंड द रोटेशन मोशन, यानी कि बोथ। फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, कि डाइपोल है, कहां रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और एक मैंने केस बनाया कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो पूरा माइनस QE प्लस QE के बराबर है, तो नेट फोर्स क्या बन जाएगा, 0। और कोई फोर्स नहीं है तो कहेगा ट्रांसलेशन मोशन, इट हैव ओनली द रोटेशन मोशन। और इस बार कहां रखा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। नॉन यूनिफॉर्म मतलब E का वैल्यू E के बराबर नहीं होगा, और E का वैल्यू E के बराबर नहीं होगा, तो नेट फोर्स 0 नहीं आएगा, कुछ आएगा, चाहे थ्रू वाला पर आएगा जरूर। और नेट फोर्स अगर कुछ भी है तो है द ट्रांसलेशन मोशन एंड द रोटेशन। देख बेटा, इसका नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, जो हमने अब तक पढ़ा, पूरा पढ़ोगे, टाइम बहुत है, टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ते रहो। फिर हम डाइपोल का रखें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो डाइपोल घूमेगा, और अगर डाइपोल घूमेगा तो उसे घूमने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या बनाया बेटा, वर्क डन टू रोटेट, वर्क डन टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस टॉपिक का पहले एक बार मीनिंग समझ लो। अगर इसका मीनिंग आ गया तो बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, आता है एग्जाम में अक्सर। उसके ऊपर बेटा फिर 2 क्वेश्चन और कर लेंगे। दैट्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स अ प्लस प्लस, दैट्स अ माइनस माइनस, और दैट्स अ डाइपोल, यानी कि दैट्स अ माइनस ऑफ Q और दैट्स अ प्लस ऑफ Q, और लंबाई वही मानेगा ट्वाइस ऑफ A, दैट्स अ A और दैट्स द B। इस बार इसने जो क्वेश्चन दिया कि अगर डाइपोल का रखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इसे घूमने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आ गई कि अगर डाइपोल का रखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो बेटा ये चार्ज भी फोर्स फील करेगा इस तरफ को, और कितना होगा, प्लस ऑफ QE, और ये चार्ज भी फोर्स फील करेगा इस तरफ को, और कितना होगा, माइनस ऑफ QE। और दोनों फोर्स कैसी होंगी, इक्वल एंड अपोजिट। तो डाइपोल घूमेगा। अब तो खुद सोच कि अगर डाइपोल घूमेगा तो उसे घूमने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, उसे कितना वर्क करना पड़ेगा ये हमें फाइंड करना है। तो देखो बेटा, बिल्कुल लॉजिकल डेरिवेशन कर लेना। पहले बोलेंगे एज द डाइपोल इज प्लेस इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, then two equal and the opposite force will create, as the dipole is placed in the uniform electric field, then two equal and the opposite force will create, so the dipole will start to rotate। फिर समझिए, so the dipole will start to rotate, रटना नहीं, so the dipole will start to rotate, and due to rotation it will complete some work, and due to rotation it will complete some work। अब क्वेश्चन ये है बेटा कि डाइपोल का रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जिसकी वजह से 2 फोर्स लगे और दोनों कैसे इक्वल एंड अपोजिट। तो डाइपोल घूम रहा है, और डाइपोल अगर घूमता है तो ड्यू टू रोटेशन इट विल कंप्लीट सम वर्क। अब क्वेश्चन ये पैदा हुआ कि जो वर्क होगा उसे घूमने में कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट्स अ क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आ गया तो आगे लेके चलूंगा, जब तक क्वेश्चन आए इसको बार बार सुनते रहो। क्वेश्चन क्या बेटा, वर्क डन टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरे दिमाग में आ गया कि डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो 2 फोर्स लगेंगी, और दोनों कैसी होंगी, इक्वल एंड अपोजिट। तो 200% डाइपोल घूमेगा, और अगर डाइपोल घूमेगा तो उसे घूमने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क करना पड़ेगा उस वर्क का अमाउंट कितना होगा, दैट्स अ क्वेश्चन। तो देख बेटा, 11वीं क्लास में चले जाएं तो वर्क को निकालने का फॉर्मूला वही पुराना यूज करेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अपने दिमाग में लगाओ यार, ये चल रहा है या घूम रहा है। अगर ये घूम रहा है तो कुछ सोचिए, डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर समझ लो, ये चल नहीं रहा है, ये घूम रहा है, और अगर ये घूम रहा है बेटा तो दैट्स द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रटना नहीं, बार बार कह रहा हूँ, चल नहीं रहा है, घूम रहा है, नॉट अ डिस्प्लेसमेंट, दैट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये घूम रहा है तो दैट्स नॉट द फोर्स, दैट्स द टॉर्क, और दैट्स द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। फिर समझो टॉपिक को। टॉपिक था बेटा वर्क डन टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक
फील्ड, तो डाइपोल कहाँ रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो दो फोर्स लगी और दोनों कैसे हैं बेटा इक्वल एंड अपोजिट, तो डाइपोल घूमेगा और अगर डाइपोल घूमेगा तो उसे रोटेट करने में वर्क करना पड़ेगा। अब हाउ मच वर्क इज टू बी डन, दैट इज टू बी फाइंड आउट। तो बेटा वर्क का फॉर्मूला ट्रांसलेशनल मोशन में चलने के अंदर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पर इस बार चल थोड़ी रहा है बेटा, इस बार ये घूम रहा है, अगर ये घूमेगा तो नॉट द डिस्प्लेसमेंट, दैट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं बेटा, फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे, ये अप्लाई क्यों नहीं करेंगे आपको आगे होगा। तो सपोज करें पहले यहाँ पे था, अब डाइपोल थोड़ा सा घुमा, मान लें एट द एंगल ऑफ डी ऑफ थीटा, कितना घुमा डी ऑफ थीटा। तो हम एक काम करते हैं बेटा, वर्क डन फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर समझिए वर्किंग फॉर द स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बाद में इसको इंटीग्रेट कर देंगे, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट्स डी ऑफ थीटा। फर्दर सॉल्व करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना दिया आपने स्मॉल, यानी कि डी ऑफ थीटा, एंड द फॉर्मूला फॉर टॉर्क इज, अब बहुत बारी पढ़ चुके हैं, दैट्स द पीई और दैट्स द साइन थीटा और दैट्स द डी ऑफ डब्ल्यू फॉर द स्मॉल वर्क डन एंड फॉर द टोटल वर्क डन वी हैव टू इंटीग्रेट। अगर हमें टोटल वर्क निकालना है तो आप इसे क्या कर दें, इंटीग्रेट। इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो W और यहाँ बेटा PE और दैट्स द साइन थीटा और दैट्स द डी ऑफ थीटा। अब क्वेश्चन है सर वर्क निकालना है कहाँ से और कहाँ तक, तो सपोज करें इट विल रोटेट फ्रॉम θ1 से θ2, 30 to 60, 40 to 60, 40 to 80, कोई भी कहाँ से और देख बेटा, टॉपिक का नाम वही बार फिर से रिपीट मार ले, टॉपिक था बेटा वर्क डन टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने डाइपोल का रखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो दो फोर्स लगी और दोनों कैसी हैं इक्वल एंड अपोजिट, तो डाइपोल घूमेगा और डाइपोल घूमेगा रोटेट करेगा, तो उसे घूमने के लिए वर्क करना पड़ेगा। वही क्वेश्चन है, उसे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क का 11th क्लास का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पर हमारा जो टॉपिक है ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं है, दैट्स अ रोटेशन मोशन। तो डिस्प्लेसमेंट इज रिप्लेस्ड बाय द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स इज रिप्लेस्ड बाय द टॉर्क। फिर मैंने क्या करा, वर्किंग फॉर द स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मान ले यहाँ पे था और यहाँ से थोड़ा सा घूम गया डी ऑफ थीटा, तो उसे डी थीटा मूव करने में कितना वर्क करना पड़ा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द डी ऑफ थीटा एंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज पी साइन थीटा, एंड फॉर द कंप्लीट वर्क वी हैव टू इंटीग्रेट पी साइन थीटा इनटू डी थीटा, और कहां से घुमा और कहां तक घुमा, तो मान ली फ्रॉम θ1 टू θ2। अगर हम इससे आगे प्रोसीड करें वर्क को, तो वर्क का फॉर्मूला निकला, दैट्स द PE sin थीटा, PE sin थीटा इनटू d थीटा, और कहां से वर्क निकालना है और कहां तक वर्क निकालना है। अब 11th क्लास का हल्का सा इंटीग्रेशन है, सबको आता भी होगा, फिर भी रिपीट कर देता हूं। अगर लास्ट में dx है तो इंटीग्रेशन x का निकलता है, और dy है तो y का निकलता है, और d थीटा है तो ओनली sin थीटा विल बी इंटीग्रेटेड, p भी कांस्टेंट और e भी कांस्टेंट। फर्दर सॉल्व कर दें, p को बाहर निकाल दें, e को बाहर निकाल दें, इंटीग्रेशन दैट्स द sin थीटा और दैट्स द d ऑफ थीटा, और कहां से और कहां तक। अब 11वीं क्लास का फॉर्मूला है, आपको याद करना ही पड़ेगा। देख बेटा, दैट्स द PE और sin थीटा का इंटीग्रेशन इज द माइनस cos थीटा, इसे लर्न कर लें, बायो वाले भी याद करते हैं, मैथ्स वाले भी याद करते हैं, दैट्स फ्रॉम θ1 टू θ2। अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें बेटा, तो इसमें से माइनस को कॉमन निकाल लें, दैट्स द PE और दैट्स द cos ऑफ थीटा, cos थीटा एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम θ1 टू θ2। फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, दैट्स द बेटा माइनस ऑफ PE, और उसमें अगर लिमिट्स को पुट करेगा बेटा, तो दैट्स द cos θ2 माइनस cos θ1, cos θ1। अभी काम करें, माइनस को अगर हम अंदर लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस को अंदर लाके मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कितना आएगा P ऑफ E और दैट्स द cos θ1 प्लस का बन जाएगा, दैट्स द cos θ1 और माइनस में cos θ2। मतलब अगर डाइपोल को कहा रखें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसे इतना वर्क करना पड़ेगा टू रोटेट, टू क्या बेटा रोटेट। अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन होता है उसको भी एक बार दूर कर लेना। θ1 का मतलब बेटा कहां से घूमा, कहां से घूमा, और θ2 का मतलब उसे कहां तक घूमना है, कहां तक घूमना है, तब आप इसको फाइंड कर पाएंगे। एक बार फिर से रिपीट मार रहा हूं, डेरिवेशन है, इसके ऊपर क्वेश्चन तो आना ही आना है एग्जाम में। टॉपिक क्या बेटा, वर्क डन टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसने टॉपिक क्यों बनाया आपको आगे होगा।
कि डाइपोल अगर कहाँ रखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो दो फोर्स लगेंगी और दोनों कैसे होंगी, इक्वल एंड अपोजिट, तो वो घूमेगा और वो घूमेगा तो उसे वर्क करना पड़ेगा। उसे कितना वर्क करना पड़ेगा ये हमें फाइंड करना है। ये फॉर्मूला सबको आ गया होगा। वर्क डन फॉर द स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d of थीटा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द d थीटा एंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज p sin थीटा। पूरे वर्क के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर दें। ये सर कहां से वर्क निकालना है और कहां तक वर्क निकालना है। यहाँ पे p को बाहर निकाल लें, क्या बचा sin थीटा, इसका इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, माइनस को बाहर ले आओ, इसको वैल्यूज लिमिट पुट करेगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस को अंदर लाके मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि बेटा अगर डाइपोल का रखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो इसे रोटेट करने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, आपने आंसर फाइंड करा p और दैट्स द cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। इसे हिंदी में लिख लेना कि कहां से घुमा और कहां तक घुमा। तो आप क्वेश्चन क्या करेंगे, क्वेश्चन वही है कि फाइंड द वर्क डन टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल इक्विलिब्रियम इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन आना चाहिए बेटा, अगर अब तक का आ गया तो क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। 1 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। फाइंड द वर्क डन टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे याद आया कि सर द वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अभी पढ़ा, दैट्स p ऑफ e और दैट्स cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब कंफ्यूज मत होना, मैंने बोला था कहां से घुमा और कहां तक घुमा, कहां तक घुमा। तो इसके क्वेश्चन की भाषा क्या है बेटा, फाइंड द वर्क डन टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम अनस्टेबल, मतलब यानी कि फ्रॉम अनस्टेबल से स्टेबल, यानी यहां तक, यानी फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल। तो मुझे याद आया सर अनस्टेबल यानी कि एंगल इज 180 डिग्री और स्टेबल यानी कि एंगल इज 0 डिग्री। याद होगा, पुराने लेक्चर्स को पूरा देखिए फिर देखो। अनस्टेबल यानी कि 180 डिग्री, स्टेबल यानी कि 0 डिग्री, मतलब यहाँ पे नहीं घूमेगा और यहाँ पे घूमेगा। तो इसे अगर हम फाइंड करें, दैट्स p कहां से चला, लगाओ बुद्धि, दैट्स फ्रॉम 180 डिग्री अनस्टेबल टू स्टेबल यानी कि 0 डिग्री। प्रॉपर वैल्यूज बेटा, दैट्स p cos 180 -1 cos 0 अगेन बेटा 1। तो आंसर इज द माइनस का 2p जूल, मतलब उसे अनस्टेबल से स्टेबल तक रोटेट करने में इतना वर्क करना पड़ेगा। बस कंफ्यूजन यहीं पे होता है, कहां से घुमा और कहां तक घुमा। तो फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल मतलब यहां से घुमा और हाँ बेटा, अब जो टॉपिक ले रहा हूँ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अगर ये आ गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 घंटे का टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तभी वो आएगा वरना वो नहीं आएगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आएगा तो गॉस थ्योरम नहीं आएगा। तो इस टॉपिक को बड़ा डीप समझना, इसमें जिसका क्यों हमारे सिलेबस में है मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा। तो पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, तो इसके बारे में समझें एक बार। अब आप सोच रहे होंगे सर ने तो कोरोना का नाम लिया नहीं, कोरोना चल रहा बेटा, तो आज कोरोना का भी देख लें थोड़ा सा। ये मान लो बेटा हमारी लोकेलिटी है, मैं तुगलकाबाद में रहता हूँ, तो तुगलकाबाद दिल्ली की बात करूँगा। ये हमारी लोकेलिटी है तुगलकाबाद, इसमें बहुत सारी ऐसी गलियाँ हैं, बड़ा दिमाग लगाना। क्या बेटा, गलियाँ हैं। अब इन गलियों में कुछ सब्जी वाला है, वो अपनी रेडी लेके सुबह सुबह आता है बेटा, और अपने फ्रूट्स वगैरह बेचेगा, अपनी सब्जियाँ बेचेगा। तो ये फ्रूट्स वाला जिस रास्ते पे जा रहा है, फ्रूट वाला तुगलकाबाद के अंदर, उस रास्ते को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिर समझा देता हूँ इसको, यहाँ से 12वीं क्लास में ले आऊँगा। ये तुगलकाबाद एक्सटेंशन है, माफ कर देता हूँ बेटा, मैं तुगलकाबाद में रहता हूँ और यहीं का टीचर हूँ, तो आपको लोकेलिटी मालूम होनी चाहिए। ये है तुगलकाबाद एक्सटेंशन और ये हमारी गलियाँ हैं। इन गलियों में ये कौन है बेटा, रेडी वाला। ये सुबह सुबह अपनी सब्जियां बेच रहा है बेटा, तो ये रेडी वाला जिस रास्ते पे जाता है उस रास्ते का नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक लाइंस के अंदर। सपोज करें दैट्स द +2 चार्ज और दैट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल इसको यहाँ पे लाके लिंक कर देंगे, सेम टॉपिक वाली। अब इसको अगर यहाँ पे लाके लिंक करें तो बेटा यहाँ पे रेडी वाला कहाँ चल रहा है, इन गलियों में चल रहा है। तो इन गलियों का नाम क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये क्यों चल रहा है, ताकि इसकी सारी सब्जियां बिक जाए। वही चीज यहाँ पे होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है बेटा, ये जो चार्ज है, ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घूमता रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घूमता रहता है। तो जिस रास्ते पे घूमता है उस रास्ते का नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लिंक कर लो, वहां पे रेडी वाला जिस रास्ते पे घूम रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पे चार्ज जिस रास्ते पे घूम रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब वहां पे वो क्यों घूम रहा है, ताकि उसकी सारी सब्जियां बिक जाए, और ये यहाँ पे क्यों घूम रहा है, ताकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से खराब ना हो।
बिल्कुल लिंक कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है बेटा, सिर्फ एक रास्ता होता है, सिर्फ क्या बेटा, पाथ होता है, जिस पाथ पे प्लस क्यू चार्ज, कौन सा बेटा, प्लस क्यू चार्ज मूव करेगा, रिवॉल्व करेगा, जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और क्यों जाएगा, ताकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से खराब ना हो। फिर समझा देता हूँ, वो क्यों घूम रहा है, ताकि सारी सब्जियां बिक जाएं, और ये क्यों घूम रहा है, ताकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से डिस्ट्रॉय ना हो। तो कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो बोलेंगे सर सिर्फ एक रास्ता है, सिर्फ एक पाथ है, ओनली द पाथ, जिसपे प्लस क्यू चार्ज ट्रैवल कर रहा है, चल रहा है, कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और ये क्यों चल रहा है, ताकि इसका कहीं से फील्ड डिस्ट्रॉय ना हो। इसको अगर हम 12वीं क्लास में जाके पढ़ें, 12वीं क्लास में कोई आपसे ये नहीं पूछेगा व्हाट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो इसकी प्रॉपर्टीज पूछेगा, हमारे सिलेबस में है ही प्रॉपर्टीज। फिर भी एक बार दोबारा समझें, ये जिस रास्ते पे चलता है तुगलकाबाद के अंदर, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वहां पे वो चार्ज जिस रास्ते पे चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उस चार्ज जब उस रास्ते का नाम आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्यों चल रहा है, ताकि इसकी सारी सब्जियां बिक जाएं। और वो क्यों चल रहा है बेटा, ताकि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से डिस्ट्रॉय ना हो। अगर ये रुक जाए, स्टेशनरी हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। बीटेक लेवल का कॉन्सेप्ट होता है, पर इसे 12वीं क्लास में अगर आपसे पूछे कि होता क्या है, तो आप उसे यही कहेंगे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ओनली द पाथ, इज ओनली द पाथ, सिर्फ एक रास्ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल लिख के दे रहा हूँ, 12वीं क्लास की किसी बुक में इसको एक्सप्लेन नहीं करा गया है, सिर्फ क्या बोला है, प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ओनली द पाथ, इज ओनली द पाथ एट which the plus q charge will travel in the electric field. Electric field lines is only the path at which the plus q charge will travel in the electric field. क्यों सॉल्व कर रहा है, क्यों चल रहा है, ताकि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से खराब ना हो। तो लॉजिक देगा टू मेंटेन, टू क्या बेटा, टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर समझ लो, जब तक ये नहीं आएगा आगे नहीं चलना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको समझाया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर हम लिंक कर दे बेटा, ये तुगलकाबाद एक्सटेंशन, ये गलियां, ये रेडी वाला, इसमें रेडी वाला कहाँ चल रहा है, तुगलकाबाद के अंदर, वहाँ पे चार्ज का चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये जिस गलियों में चल रहा है, जिस रास्ते में चल रहा है, दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसमें जो चार्ज चल रहा है जिस रास्ते में, उसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्यों चल रहा है, ताकि इसकी सारी सब्जियां बिक जाए। और वो क्यों चल रहा है, ताकि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से डिस्ट्रॉय। तो ये टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हमारे काम का टॉपिक है, वो पढ़ना है। 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आता है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, आपको समझ में आ गया। सिर्फ एक रास्ता होता है, एक पाथ होता है, जिसपे प्लस क्यू चार्ज चलता है। और कहाँ चलता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और ये क्यों चलता है, टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा। इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी आप सामने स्कूलों में सुनी होंगी, दैट्स द पॉजिटिव चार्ज बेटा, और दैट्स द नेगेटिव चार्ज। एक साथ सारा समझा दूंगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, दैट्स द पॉजिटिव और दैट्स द नेगेटिव। तो इसका पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है बेटा, कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन द नेगेटिव चार्ज। फिर दोबारा समझ लें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं बेटा, वो प्लस चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, यहाँ से निकलती हैं और यहाँ पे आके खत्म हो जाती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी आप लोग लर्न कर लें, इसको लिख लेना कि the electric field lines will originate from the positive charge and terminates on the negative charge। पहली प्रॉपर्टी आ गई। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है बेटा कि that's a positive और that's a negative। पहली प्रॉपर्टी में क्या बताया कि electric field lines will originate from the positive charge and terminates on the negative charge। रटना नहीं बेटा, लाइन से समझ लेना। The electric field lines will originate from the positive charge and terminates on the negative charge। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब इसका सेकंड प्रॉपर्टी कहता है बेटा कि प्लस से निकल के माइनस पे आ गया, तो इस लाइन के ऊपर ये जो टेंजेंट है, फिर समझो दैट टेंजेंट क्या बेटा, टेंजेंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टेंजेंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल गिव्स द डायरेक्शन, विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस वाले पॉइंट पे ये टेंजेंट, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट। तो लॉजिकल याद कर लें, पहला प्रॉपर्टी सर प्लस से निकलेगा और माइनस पे आकर खत्म हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी, इन लाइंस के ऊपर जो टेंजेंट है, जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये टेंजेंट हमें क्या बताएगा, लाइन की डायरेक्शन, लाइन की डायरेक्शन। अब जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, इसको मैं बड़ा डीप आपको समझा दूंगा, इसका क्यों आपको मालूम होना चाहिए।
आपने पहला प्रॉपर्टी पढ़ा बेटा कि ये प्लस और ये माइनस, तो इसका पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि प्लस से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और माइनस पे आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है बेटा कि इस लाइन के ऊपर जो टेंजेंट है वो हमें लाइन की क्या बताएगा, डायरेक्शन। दो प्रॉपर्टी हो गया। अब इसका थर्ड प्रॉपर्टी ये कहता है बेटा कि दो लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसका क्यों काम का है और मैं आपको बताऊंगा। इसका थर्ड प्रॉपर्टी कहता है बेटा कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस will never intersect. Two electric field lines will never intersect with each other. ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है बेटा, इस वाले क्वेश्चन को और समझ लेना। इसकी पहली प्रॉपर्टी प्लस से निकलेगा माइनस पे आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी लाइन के ऊपर टेंजेंट क्या बताएगा, लाइन की डायरेक्शन। और थर्ड प्रॉपर्टी बेटा कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। अगर सेकंड प्रॉपर्टी आ गई तो थर्ड का लॉजिक और क्यों आपको अपने आप आ जाएगा। लाइन के ऊपर टेंजेंट क्या बताएगा, लाइन की डायरेक्शन। यहाँ पे वो क्वेश्चन पक्का पूछेगा आपसे, क्वेश्चन देगा बेटा व्हाई द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट। क्वेश्चन को फिर समझ लें, व्हाई द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। Why the two electric field lines will never intersect with each other। ये एग्जाम में मिलेगा, 2021 में आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसने क्वेश्चन बनाया कि सर क्यों नहीं करेंगी। तो हम एक काम करते हैं, इसका आंसर मान लेते हैं कि सपोज करें दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। मान तो सकते हैं, मानने में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसा मान लिया कि दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अब देख बेटा, अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो उस वाले एक पॉइंट पे दो टेंजेंट, मतलब एक टेंजेंट ये वाला और एक टेंजेंट ये वाला। फिर समझो क्वेश्चन था सर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगी। तो मैंने आपको समझाया कि मान लो दो लाइंस क्या कहता है, मान लो दो लाइंस आपस में क्या करती हैं, इंटरसेक्ट। मान तो सकते हैं, मानने में दिक्कत नहीं होती बेटा। आपने मान लिया कि दो लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो इस वाली लाइन के ऊपर एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये। मतलब बेटा अगर दो लाइंस आपस में काटेंगी, दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, तो एक पॉइंट पे क्या बोला, एक पॉइंट पे दो टेंजेंट बनेंगे। मतलब एक टेंजेंट ये वाला और एक टेंजेंट ये वाला। फिर समझ लो, अगर दो लाइंस आपस में काटेंगी तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट बनेंगे और टेंजेंट क्या बताएगा, लाइन की डायरेक्शन। इसका मतलब सर इस वाली लाइन की दो टेंजेंट, एक ये वाला और एक ये वाला। इसका मतलब इस लाइन की दो डायरेक्शन हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है बेटा, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड हैव ओनली वन डायरेक्शन। फिर समझ लो कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगी। तो आप एक काम करो, मान लो कि दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट बनेंगे। इसका मतलब एक पॉइंट पे दो टेंजेंट, मतलब एक लाइन की दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैव ओनली वन डायरेक्शन। फिर सुन लो एक बार, क्वेश्चन था बेटा कि दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेगी। घुमा घुमा के अलग अलग एंगल से आपको समझा रहा हूँ। मान लो दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट बनेंगे और टेंजेंट क्या बताएगा, डायरेक्शन। अगर एक पॉइंट पे दो टेंजेंट हैं, इसका मतलब एक लाइन की दो डायरेक्शन हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट हैव ओनली वन डायरेक्शन। आगे होगा। इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है बेटा वो ये है। फोर्थ प्रॉपर्टी बड़े ध्यान से समझना बेटा। ये कौन सा बेटा, प्लस, और ये कौन सा बेटा, माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से निकलेगा और माइनस पे आएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी लाइन के ऊपर टेंजेंट क्या बताएगा, लाइन की डायरेक्शन। और थर्ड प्रॉपर्टी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती आपको आगे होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहता है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से निकलेगा और माइनस पे आएगा। अपना दिमाग लगाना, बिल्कुल एक जैसा लगेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से निकलेगा और माइनस पे आएगा, बिल्कुल सही है। Electric field lines will originate from the positive charge and terminates on the negative charge। अब ये प्रॉपर्टी ये कहता है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब निकलेगा तब भी नॉर्मल और आएगा तब भी नॉर्मल।
मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल मतलब तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द टाइम ऑफ ओरिजिनेशन एंड द टर्मिनेशन। इसके बीच में ये कहीं भी जाए, पाकिस्तान जाए, अफगानिस्तान जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी निकलेगा तो सरफेस से परपेंडिकुलर, और जब भी आएगा तब भी सरफेस पे परपेंडिकुलर, इसके बीच में वो किसी भी पाथ को फॉलो करे। मीनिंग आपको आ गया होगा। इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कहती है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये कौन सा बेटा प्लस और ये कौन सा बेटा माइनस, तो लगाओ दिमाग। प्लस से निकल के बेटा माइनस पे आ गया, प्लस से निकल के माइनस पे आ गया, तो बताओ ये कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है? तो दिमाग में आएगा सर प्लस से माइनस पे आ रहा है, वापस माइनस से प्लस पे नहीं आ रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द डिसकंटीन्यूअस कर्व। कौन सा कर्व बोला? फिर सुन लो, डिसकंटीन्यूअस। फिर समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट द कंटीन्यूअस कर्व, क्योंकि जाके वापस थोड़ी आ रहा है बेटा, सिर्फ जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, वापस नहीं आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द डिसकंटीन्यूअस कर्व। फिर समझे, ये 5 प्रॉपर्टीज हमारे दिमाग में हो और इसका क्यों हमको मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है बेटा? सिर्फ एक रास्ता होता है, सिर्फ एक पाथ होता है, जिस पाथ पे प्लस क्यू चार्ज ट्रेवल करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और क्यों ट्रेवल करता है? टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली प्रॉपर्टी प्लस से निकलेगा और माइनस पे आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी, लाइन के ऊपर टेंजेंट क्या बताएगा? लाइन की डायरेक्शन। थर्ड प्रॉपर्टी, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती आपको फिर समझा देता हूँ। मान लो दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट बनेंगे। एक पॉइंट पे दो टेंजेंट मतलब एक लाइन की दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड हैव ओनली वन डायरेक्शन। चौथा क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब निकलेगा तब भी नॉर्मल और आएगा तब भी नॉर्मल। प्लस से ही निकलेगा, माइनस पे आएगा, पर नॉर्मल निकलेगा और नॉर्मल ही आएगा। परपेंडिकुलर निकलेगा, परपेंडिकुलर आएगा। पांचवा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द डिसकंटीन्यूअस। बेटा इसमें 8-9 क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा, एक साथ, और सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्वेश्चन हर एक में सेम रहेगा, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और पहला क्वेश्चन है, इफ द Q is more than 0। क्वेश्चन फिर समझ लो, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इफ Q is more than 0। तो दिमाग लगाओ यार, इफ Q is more than 0 तो कंफर्म Q is पॉजिटिव। अगर Q का वैल्यू 0 से बड़ा है तो Q नेगेटिव थोड़ी होगा यार। Q is more than 0 यानी कि Q is पॉजिटिव। अगर Q अगर पॉजिटिव है तो बताएं लाइंस आएगा या जाएगा? तो आंसर आएगा सर लाइंस जाएगा, आएगा नहीं। That's a question for 1 mark। इसका दूसरा क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इस बार में क्वेश्चन बोला कि सर द Q is less than 0। फिर समझ लो, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इफ द Q is less than 0। तो खुद सोचो यार, Q अगर 0 से कम है तो कंफर्म Q is नेगेटिव, और Q अगर नेगेटिव है तो बताओ लाइंस आएगा या जाएगा? तो आंसर आएगा लाइंस आएगा। ये दो तो बहुत लड्डू से क्वेश्चन थे बेटा, इनको देख के आप आराम से कर पाएंगे। टीचर बोलेगा ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, Q is more than 0 तो Q is पॉजिटिव, लाइंस बाहर निकलेगा। ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, Q is less than 0 तो Q is नेगेटिव, तो लाइंस अंदर को आएगा। अब इसका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये एग्जांपल का है, इसको ध्यान से समझना। वही क्वेश्चन है, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और Q1 is more than Q2। फिर समझ लो, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इफ द Q1 is more than Q2। तो हमारे दिमाग में आया कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है, दैट्स द Q1 और दैट्स द Q2, और सिर्फ ये मालूम है कि Q1 ज्यादा है और Q2 कम है। देख बेटा, Q1 ज्यादा है और Q2 कम है, तो लाइंस Q1 से Q2 की तरफ को आएगा। इट विल प्रोसीड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब Q1 से निकलेगा और Q2 पे आएगा इस तरीके से, और लाइंस आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा। पर गलती से भी इसको प्लस मत बोल देना और इसको माइनस मत बोल देना। प्लस और माइनस वर्ड यूज नहीं कर देना इसके अंदर, क्योंकि अगर मैं आपसे बोलता कि 4 is more than 3 तो ऑब्वियसली कि दोनों ही प्लस के हैं, तो इसमें बेटा प्लस और माइनस वर्ड यूज नहीं करेंगे आप सिर्फ ये बोलेंगे सर दैट्स द हायर कंसंट्रेशन और दैट्स द लोअर कंसंट्रेशन, एंड एवरीथिंग विल प्रोसीड फ्रॉम हायर टू लोअर। ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल प्रोसीड फ्रॉम Q1 to Q2।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में फंसता रहा है। इसने बोला Q1 इज मोर देन Q2, तो अब Q1 मार्क करें, Q2 मार्क करें, एंड द लाइंस विल प्रोसीड फ्रॉम हायर टू लोअर, नॉट द पॉजिटिव नॉट द नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। इस बार क्या बोला गया, Q1 into Q2 is more than 0। फिर समझिए, Q1 into Q2 is more than 0, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इफ Q1 into Q2 is more than 0। तो हमारे दिमाग में वर्ड आ गया कि सर Q1 into Q2 यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, और ये मल्टीप्लाई पॉजिटिव तभी आ सकता है बेटा जब Q1 भी प्लस का हो और Q2 भी प्लस का हो, या फिर Q1 माइनस का हो और Q2 भी माइनस का हो। तो यहाँ पे दो केस पॉसिबल बनते हैं क्वेश्चन के अंदर। फिर समझें, Q1 into Q2 is more than 0, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है। तो मेरे दिमाग में पहला पढ़ाया कि सर इन दोनों का मल्टीप्लाई जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, और इसका मल्टीप्लाई पॉजिटिव तभी हो सकता है जब या तो दोनों प्लस के हों या फिर दोनों माइनस के हों। अब अगर दोनों प्लस के होंगे तो लाइंस इससे भी निकलेगा और इससे भी निकलेगा, पर वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा। इन द सेम वे अगर दोनों माइनस के हैं तो बेटा यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, पर वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। फिर समझ लें, Q1 into Q2 is more than 0, तो इसमें Q1 into Q2 का जो भी मल्टीप्लाई है वो पॉजिटिव है, और वो पॉजिटिव तभी हो सकता है बेटा जब या तो दोनों प्लस के हों और या फिर दोनों माइनस के हों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको आपको ट्राई करेंगे, दैट्स Q1 into Q2 is less than 0। अपनी अपनी बुद्धि लगा लो। अगर दोनों का मल्टीप्लाई 0 से कम है तो मल्टीप्लाई इज नेगेटिव, और मल्टीप्लाई नेगेटिव तभी आएगा जब ये प्लस और ये माइनस, या फिर ये माइनस और ये प्लस। तो यहाँ भी दो ही केस बनाने पड़ेंगे आपको। पहला केस क्या बनाएंगे सर, Q1 into Q2 जो भी आएगा दैट्स द नेगेटिव, और ये नेगेटिव तभी बनेगा जब Q1 प्लस और Q2 माइनस, या फिर बेटा Q1 माइनस और Q2 प्लस। फिर से दो केस पॉसिबल हो गए, दैट्स द फर्स्ट केस और दैट्स द सेकंड केस। अगर ये प्लस माइनस तो यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाएगा। इस बार यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा और यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाएगा। लास्ट के 3 क्वेश्चन आपको आने चाहिए। थर्ड वाले में बोला कि Q1 is more than Q2, तो मुझको ये नहीं पता कौन सा प्लस और कौन सा माइनस, पर मुझे ये मालूम है कि ये हायर और ये लोअर। तो हायर से लोअर पर कभी भी गलती से प्लस और माइनस मार्क मत कर देना। इसमें Q1 into Q2 is more than 0 और इसमें Q1 into Q2 is less than 0। अब देखिए बेटा, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पर आज की वीडियो में वो एक्चुअली अपलोड नहीं हो पाती। वीडियोस पूरी 1-1 घंटे की डालने की कोशिश करते हैं तो जाते नहीं है उसके ऊपर। तो आज की वीडियो में यही खत्म करूंगा, लेकिन कल वाली वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक बिगिनिंग से बिल्कुल शुरुआत से कराएंगे। आज अपलोड भी नहीं हो पाएगा वाला, तो आज आप इतना ही करें। ये पार्ट हमारा निपट चुका है। फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम, मतलब नियरली 4 to 5 आवर्स का काम हो रहा है। 4 घंटे और लेगा वो। 4 आवर्स के बाद द फर्स्ट चैप्टर विल बी फिनिश। इसके बाद फिर कुछ असाइनमेंट्स मैं आपको अपलोड करूंगा। उन वाले असाइनमेंट्स को आप लोग डाउनलोड करके बेटा